मित्रों, जय माता की नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए आज बात करते हैं 8वें भाव के ऊपर और एक अलग ढंग से देखते हैं हमारे टेवे के 8वें भाव को और उसमें बैठे हुए ग्रहों के योग को या अलग अलग ग्रहों को। शुरुआत करते हैं बाबा महाकाल से। उनको अगर मैं देखूं तो लाल किताब में कहा गया है, और वैसे भी आपने देखा होगा जो शमशान में जो शिव धाम बोलते हैं उसको, और भगवान शिव की जो मूर्ति होती है शमशान में, वो अकेले शिव की होती है, जटाधारी शिव की होती है। और उनकी सामान्यतः बहुत से शमशान घाट में जो पुराने हैं, ख़ास तौर पे उनमें आप देखोगे उनमें भगवान शिव की दाढ़ी है, यानी कि दाढ़ी वाले भगवान शिव हैं। तो ये 8वें घर के चंद्रमा होते हैं, यानी कि वहाँ पे मंगल बध का साथ होता है इनको, मंगल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि में होते हैं, तो 8वें घर का चंद्रमा होता है, ऐसा लाल किताब जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान शिव का जो भी प्रतीक आप घर में रखिए, उसमें माँ पार्वती हो, भगवान गणपति हो और पूरा शिव परिवार हो, वो मंगलमय होता है, वो मंगल का प्रतीक होता है। लेकिन अकेले शिव और ख़ास तौर पे जो दाढ़ी वाले शिव बाबा हैं, उनको या उनका किसी भी प्रकार का चित्र गृहस्थ को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो जब मैं इसको ट्रांसलेट करके देख रहा था तो मुझे याद आया बाबा महाकाल का मंदिर उज्जैन में। अब अगर वहाँ की व्यवस्था को आप देखें तो जो बाबा महाकाल का मंदिर है और बाबा महाकाल हैं जो वहाँ के, वो 8वें घर के चंद्रमा हैं, यानी कि शमशान के चंद्रमा हैं, क्योंकि उनको जो नित्य प्रति सुबह के समय में जो भस्म आरती होती है, यानी कि मुर्दे की राख, जो मुर्दे जलते हैं शमशान में। शमशान क्या है? आपका 8वां भाव है, 8वां घर है आपके टेवे का, यानी कि मृत्यु का स्थान है। तो वहाँ से जो राख मिलती है, वो क्या होती है? वो 8वें घर का बुद्ध होता है। और उसको लेके कौन आता है? बाबा महाकाल के मंदिर तक सुबह सुबह 3 बजे अघोरी साधु निकलता है। वो कौन होता है? 8वें घर का बृहस्पति होता है। और उसके साथ आपने सुनी होगी ये कथा, या यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, उसके साथ एवरी डे पिछले कई सालों से 2 कुत्ते चलते हैं। उनके साथ, अघोरी साधु के साथ 2 कुत्ते चलते हैं, मंदिर तक जाते हैं और फिर वो इधर उधर हो जाते हैं 2 कुत्ते। वो कुत्ते कौन हैं? वो 8वें घर का केतु है। तो ये है 8वें घर की सारी कायनात, जो कि बाबा महाकाल के मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। और फिर भस्म आरती होती है। लेकिन आजकल तो खैर वहाँ पे जो गाय का गोबर है या गाय की जो काव डंग है, उससे बनाई जाती है वो भस्म। लेकिन पुराने समय में वो मुर्दे की जो चिता की राख होती थी, यानी कि जो 8वें घर का बुद्ध है, उससे 8वें घर का जो बृहस्पति है और 8वें घर के केतु को साथ में ले जाके 8वें घर के चंद्रमा की सुबह आरती करता था केतु के समय में, क्योंकि ये जो 3:30 बजे का समय होता है, ये केतु का समय होता है। और इसीलिए उन ऐसे ऐसे मंदिरों में जो गैबी ताकतें हैं, जो रूहानी ताकतें हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही मैं इसको जोड़ रहा था बाबा भोलेनाथ के साथ। और आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो चंद्रमा है, वो अगर किसी ग्रह को देखता है या जो कोई दूसरा ग्रह अगर चंद्रमा को देखे, तो चंद्रमा मंदा असर देता है, यानी कि चंद्रमा खराब हो जाता है, क्योंकि मन बहुत सेंसिटिव है। कोई पापी अगर उसको देखे या कोई किसी भी दृष्टि से, गर्म ग्रह, पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह उसको देखे, अगर किसी भी दृष्टि से कोई स्त्री ग्रह उसको देखे, तो एकदम से वो खराब हो जाता है, यानी कि उसमें बदल जाता है। और अगर चंद्रमा किसी को देखे, यानी कि चंद्रमा को किसी में मिलाएं, अब पानी है, पानी को किसी में भी मिलाएं तो पानी अपना स्वरूप बदल देता है। किसी के ऊपर पानी डालो तो पानी उसके जैसा हो जाता है। शराब में डालोगे तो वो शराबशनी जैसा हो जाएगा। दूध में डालोगे तो वो फिर चंद्रमा ही बना रहेगा और नेक वाला चंद्रमा बन जाएगा, है ना। अगर उसमें केसर मिलाओगे तो वो गज केसरी बन जाएगा। तो ये है चंद्रमा की महिमा। अब बात करते हैं 8वें भाव के केतु की। आपने सुना होगा कि भी 8वें भाव का केतु सामान्यतः खराब गिना गया है। क्यों? क्योंकि केतु हो गए हमारे कदम और 8वां भाव हो गया मृत्यु, यानी कि अपने कदमों से मृत्यु की आहट को भी पहचानने वाला। परंतु क्योंकि यह खराब होता है, इसलिए इस केतु के जातक को कुछ केतु के उपाय करके उसको शुभ जरूर कर लेना चाहिए। सामान्यतः मैंने सुना है और देखा भी है कि जो लोग अपने कानों में सोना
यानी कि बृहस्पति का आशय धारण करें, बृहस्पति की धातु धारण करें, तो उस केतु को बृहस्पति का बल मिलता है और उससे केतु शुभ हो जाता है। और लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा पूछा कि चांदी की धातु क्यों नहीं, तांबे की धातु क्यों नहीं, या लोहे की धातु क्यों नहीं। अब आप चांदी धारण करेंगे तो क्योंकि केतु चंद्रमा का शत्रु होता है, तो उससे उस केतु पर काबू नहीं पाया जा सकता चंद्रमा की सहायता से। और अगर मंगल यानी कि तांबे की धातु धारण करें या जो लोहे की शनि की धातु धारण करें तो वो भी नहीं जमेगी, क्योंकि शनि के साथ भी केतु का इतना अच्छा संबंध नहीं देखा गया और मंगल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना में लोगों ने यानी कि वहाँ के डॉक्टर्स ने कान को यूज़ करके, यानी कि इंसान के कान को यूज़ करके उसके शरीर की बहुत सी बीमारियों के इलाज ढूंढ रखे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने केतु पे इतनी रिसर्च कर ली हो और उसको अपने आम जीवन में जो उपायों के रूप में या मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट्स के रूप में उसको यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है और सोचने का विषय है कि क्या चाइनीज़ लोग केतु की अपनी रिसर्च में हम लोगों से बहुत आगे तो नहीं पहुंच गए हैं। और कानों में सोना धारण करने के अलावा अगर केतु 8 वाला जातक कुत्तों की सेवा करे, कुत्तों को हलवा खिलाए, कुत्तों को मीठा खिलाए या कुत्तों को बिस्किट खिलाए बेकरी वाले, तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि ये उपाय बहुत कारगर है और उनको लॉन्ग टर्म के लिए इसके बहुत अच्छे असर मिलते हैं संतान प्राप्ति में या उनके जीवन में जो भी केतु से रिलेटेड असर हैं उनके सकारात्मक होने में। सामान्यतः ये देखा गया है कि 8वें भाव में अगर सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा अकेले अकेले बैठे हों तो 8वें भाव में किसी भी प्रकार के बुरे असर अगर छठे भाव से जैसे मिल रहे हों या किसी और भाव से मिल रहे हों तो उन बुरे असरों को वो वहीं पे 8वें भाव में कैद कर लेते हैं। तो यानी कि ये उस जातक के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि फिर जो बुरे असर हैं वो 8वें भाव से जैसे दूसरे भाव में जाके नहीं मिलते या 11वें भाव में जाके नहीं मिलते या 12वें भाव में जाके नहीं मिलते। जो मैंने मेरी मंदिर वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस जातक को मंदिर जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो जब 8वें भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो और दूसरे भाव में अगर कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो कहते हैं कि अगर जातक मंदिर जाए, यानी कि मंदिर जाके अगर दूसरे भाव को एक्टिवेट करता रहे तो फिर 8वें भाव के बुरे असर उसके दूसरे भाव के कारक तत्वों, यानी कि उसका जो सेफ डिपॉजिट है, उसका जो जमा पूंजी है, धन है, उसके ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है, उसकी पारिवारिक व्यवस्था पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर 11वें भाव में 8वें का शत्रु बैठा हो मित्रों, तो फिर मैंने बताया था कि सामान्यतः 11वें भाव का प्लैनेट 8वें भाव के बुरे असर को 11वें में रोक लेता है, क्योंकि 8वें से दूसरे तक वाया 11 ही जाना होता है। तो अगर 11वें में वो असर रोकेगा तो ये सामान्यतः देखा गया है कि अगर ऐसा जातक बार बार मंदिर जाए, यानी कि दूसरे भाव को बार बार एक्टिवेट करे और 8 और 2 के शत्रु आपस में बार बार टकराते रहें और 11वें वाला 8वें के असर को 11वें में रोकने की बार बार कोशिश करे, तो ऐसा देखा गया कि 8वें के जो प्रभाव हैं वो दूसरे में तो नहीं पहुंचते, लेकिन 11वें भाव में वो लॉक हो जाते हैं 11वें भाव के प्लैनेट के साथ। और क्योंकि वहाँ पे उनका जब बार बार टकराव होगा तो उससे 11वें भाव के कारक तत्वों पे भी बुरा असर पड़ता है, यानी कि आपकी आय पे, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये भी देखने वाली बात है कि अगर 8 और 11 में शत्रु हैं तो वो अपने बुरे प्रभाव, 8 के बुरे प्रभाव दूसरे भाव में तो नहीं जाने देंगे, लेकिन 11वें में 8वें के असर लॉक हो जाते हैं 11वें भाव के प्लैनेट के साथ। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे जातक को बार बार मंदिर जाके भी इस तरह की सिचुएशन अपने आय भाव में क्रिएट ना कर ले जिसके कि उसको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े। अब 8वें घर के मंगल को ही ले लीजिए। सामान्यतः 8वें घर का मंगल तभी खराब होता है जब उस इंसान के जीवन में मंगल बद के लक्षण हों। अगर उसका मंगल बद हो गया और 8वें घर में मंगल है
तो वो मंगल बहुत बड़ा दंगल करता है उसके जीवन में। और उसके लिए उपाय क्या बताए जाते हैं? अब कई तरह के उपाय बताए जाते हैं मित्रों। 8वें घर के मंगल के एक उपाय में आपने सुना होगा कि मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के और उसको वीराने में दबाना, यानी कि शमशान भूमि में दबा दो या वीराने में दबा दो। अब ये एक ऐसा उपाय है जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि जब आप मंगल को वीराने में दबा रहे हो, यानी कि शहद को बुध के हवाले करके, जो कि मटकी होती है बुध की, उसमें डाल के अगर मंगल को वीराने में दबा रहे हो तो बेसिकली आप मंगल को नष्ट कर रहे हो। इसको आप तब तक नष्ट नहीं कर सकते जब तक आपके तीसरे भाव में मंगल के मित्र ग्रह यानी कि सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा ना हो, जो कि आपके मंगल के आश्रय यानी कि आपके छोटे भाई बहन उनकी हेल्प करने के लिए ना बैठे हों, उनको सुरक्षित करने के लिए ना बैठे हों। क्योंकि वहाँ तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल का मित्र आपके मंगल के आश्रय या आपके मंगल के रिश्ते, उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जब तक तीसरे भाव में मंगल के मित्रों को आप स्थापित ना कर लें, ये उपाय आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ये नहीं करना तो फिर इसके लिए दूसरा उपाय बताया जाता है कि जो मंगल की चीज़ें हैं, जैसे कि मीठी रोटियां बना के और मंगल के शत्रु यानी कि कुत्तों को, केतु को खिला दीजिए या पक्षियों को खिला दीजिए मंगल की चीज़ें। तो जब मंगल की चीज़ें मंगल के शत्रुओं को खिलाएंगे तो वो शत्रु इसके जहर को कम कर देते हैं, यानी कि मंगल के जहर को कम कर देते हैं। तो इस उपाय का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जो पहले वाला है उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसीलिए सामान्यतः मेरी वीडियो चैट में बहुत लोग उपाय पूछते हैं, तो उसमें उपाय बताना बहुत घातक हो सकता है। इसलिए मित्रों, ना उपाय आप पूछें और ना ही मुझे बताने हैं, क्योंकि पूरा हॉरोस्कोप देखे बिना आप उपाय ना तो दे सकते हैं और ना आपको लेने चाहिए। अब वैसे मैंने बुध आपको बता दिया कि बुध जो 8वें भाव का है वो शमशान की राख या मुर्दे का फूल कहा जाता है। लेकिन अगर मंगल और बुध दोनों इकट्ठे हों तो ये सिर्फ एक ही भाव है, 8वां भाव, जहाँ पे कि दोनों का प्रभाव, मशनूई प्रभाव या संयुक्त प्रभाव हमेशा अच्छा होता है। बाकी 11 भावों में मंगल और बुध के अच्छे प्रभाव नहीं देखे गए। अब सामान्यतः 8वें भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन किस सेंस में नहीं माना गया? वैवाहिक जीवन के सुखों की सेंस में। यानी कि ऐसा जातक अपनी पत्नी के अलावा इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है जिसका 8वें भाव का शुक्र हो, क्योंकि 8वां भाव रहस्यों का है, विस्मय का है, हिडन चीज़ों का है। तो ऐसा जातक इस प्रकार के छुपे हुए रिश्ते रखने में बहुत विश्वास करता है, और इस वजह से कहा गया कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। और दूसरी एक गलत धारणा मैंने देखी कि 8वें भाव में शुक्र खराब है तो इस वजह से ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में सहायता नहीं मिलती या नुकसान होता है या अच्छा नहीं होता। पर ऐसा सामान्यतः नहीं देखा गया, क्योंकि 8वीं जो राशि है मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वहाँ पे मंगल और शुक्र दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है और ऐसा अनुभव के तौर पे देखा गया है कि जिनका 8वें भाव का शुक्र हो उनको संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं देखी गई। और जो 8वें भाव का शनि है वो सामान्यतः आपकी मटेरियल लाइफ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में 8वें भाव की शनि की वजह से किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए तो कहा गया है कि शनि के आशियों को चंद्रमा में यानी कि जल में प्रवाहित करें। जैसे कि 8वें भाव के जो शनि का आशिया है वो साबुत माह की दाल होती है, जो काली दाल होती है, तो उसको अगर हम चंद्रमा में प्रवाहित करें यानी कि चलते पानी में प्रवाहित करें तो उससे 8वें भाव के शनि के दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। या फिर 8वें भाव के शनि को जो चंद्रमा के आशिया यानी कि जो चांदी है, यानी कि चांदी की चीज़, चांदी की चौकोर चीज़ अपने पॉकेट में रखिए, अपनी जेब में रखिए। अब चौकोर ही क्यों? क्योंकि जो चौकोर जो आकार है वो मंगल का आकार होता है, तो उसको चंद्र और मंगल की मदद से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे नियंत्रित किया जाता है, तो फिर उसके दुष्प्रभाव नहीं आते। अब रह गया 8वें घर का राहु। राहु हमारे दिमाग की हलचल है, हमारे सोच की,
हलचल है। अब समुद्र मंथन की कथा तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि जैसे ही अमृत का बंटवारा होने लगा, अमृतपान होने लगा देवताओं के बीच में, और राहु केतु की शिकायत जाके जो चंद्रमा और सूर्य ने कर दी भगवान विष्णु से, जिससे कि आज तक राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा दोनों से दुश्मनी रखते हैं और उनको ग्रहण लगाते हैं। अब सूर्य हमारा क्या है? हमारा मान सम्मान, और चंद्रमा हमारा मन। तो यानी कि राहु और केतु जब भी इनको मौका लगे या जब भी ऐसी जगहों पे आए हमारे टेवे में, जब जैसे ये सूर्य को पीड़ित कर सकें, तो हमेशा इंसान के मान सम्मान को धब्बा पहुंचाएंगे और उसके मन को हमेशा ग्रसित करके रखेंगे या खिन्न करके रखेंगे। अब उपाय क्या करना है इसके लिए? उपाय ये बताया गया कि जो राहु का आशय है, यानी कि जो बादाम हैं, वो ले जाके मंदिर में रखने। 8 बादाम, अगर 8वें भाव का राहु है तो 8 बादाम मंदिर में रखने और उनमें से 4 को वापस लेके आना। अब दूसरा भाव हमारे मंदिर का भाव होता है, तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि राहु को हम मंदिर में ले जा रहे हैं और वहाँ उसको कसम खिला रहे हैं, और फिर उस कसम खाए हुए शुद्ध राहु के आधा हिस्सा हम अपने घर में ले आते हैं, जिससे कि राहु का जहर कम हो जाता है। अब 8वें घर के राहु के और भी कई उपाय हैं कि कच्चे कोयले जो जल में प्रवाहित करते हैं, या जो सिक्के होते हैं, रांगा होता है, उसको जल प्रवाह करते हैं, तो वो भी अलग अलग ढंग से उपाय करवाए जाते हैं। हर ज्योतिषाचार्य अपने अपने ढंग से इन उपायों को करवाते हैं। तो मित्रों, ये था 8वें घर की मेरे ढंग से एक कहानी, जिसमें कि मैंने सभी ग्रहों को समाहित करने की कोशिश की, उनके लक्षणों को समाहित करने की कोशिश की, और कुछ जो सामान्य उपाय हैं उनको आपके साथ साझा करने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर सवाल कीजिएगा मेरे यूट्यूब के चैट रूम में, और आपने देखा होगा कि मैं सबके सवालों के जवाब देता हूँ, और एक अच्छी चर्चा मेरी हर वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप सभी ज्ञानी लोगों के साथ मेरी होती रहती है, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो अपने और लाल किताब के सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इसको अगर शेयर करेंगे तो इन चीज़ों का अच्छा प्रचार प्रसार होगा और लोगों को इनका लाभ भी होगा। तो आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय माता दी। फिर मिलेंगे।